हेलो। गुड आफ्टरनून। कल के क्लास में क्या हुआ था? हमारा बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था ना। यस्टरडे दिव्या मैम ने क्लास लिया था, तो दिव्या मैम कवर्ड द रिमाइंडर वाला सम, है ना। रिमाइंडर कैसे निकालना होता है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। आई थिंक तुम लोगों को पता चल गया। उस तरीके का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया कि नहीं? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कर लिया प्रैक्टिस? करना तो चाहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का। आज हम उस और एक दूसरा वाला इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे, जो है इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट निकालना। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का कुछ प्रॉब्लम, टिपिकल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। तो पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए वो देखेंगे। ये तो पहले दिन से देख रहे हो। तो वही इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ क्वेश्चन से ही इसको हम समझेंगे। इसका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को ही कैसे सॉल्व करना होता है, उसका स्टेप्स और टेक्निक देखेंगे। फिर ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें मिलता था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? NC0 NC1 ऐसा करके NC1 तक, मतलब बस जो कोएफिशिएंट में आता है उसका सम क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और रिलेटेड पीवाईक्यूज। कल तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो गया था ना? क्या ये क्वेश्चन किया था तुम लोगों ने? जल्दी सब रिकॉल कर लो ये क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ सभी। 2 मिनट ले लो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। रिमाइंडर व्हेन 64 के पावर में 64, उसके पावर में 64, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बताओ जल्दी, इसका रिमाइंडर क्या होगा? करो सभी, ऑप्शन बताना कमेंट पे। Option A, 4 option. Empty cell each one. One is the correct answer. बाकी मोहाली सही से करो, वन आंसर आएगा। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी। बाकी सबका हो रहा है, ट्राई कर रहे हो? अच्छा, मंडे से तो तुम लोगों का बुट कैंप हो रहा है ना, तो बुट कैंप में कौन कौन जा रहे हो? सब लोग जा रहे हो बुट कैंप? नहीं, मोहाली वाले नहीं जा रहे, मुझे पता है। क्या तलवारा तो कुछ तो जाते हैं, कि जाते हो या नहीं? जा रहे हो, अच्छा तलवारा जा रहा है। संगरूर ने बोला ऑप्शन डी। अच्छा, ये करके दिखाना है क्या मुझे? तो फिर मैं करूंगी। अगर सबका हो गया तो मैं नहीं करूंगी। कोई अटक गए? नहीं हुआ किसी से, ऐसा कोई है? मंडे को क्लास है या नहीं? नहीं, बुट कैंप के टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। जितने दिन बुट कैंप चलेगा तब तक होगा। टाइम लिस्ट आ जाएगा, बट मोस्टली तो 15 से स्टार्ट है। तो मुझे जितना पता है कि 15 से क्लास नहीं होगा, बट और कंफर्मेशन तुम लोगों को स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, अगर 19 से बुट कैंप है तो हो भी सकता है कुछ दिन, बट बुट कैंप के टाइम क्लास नहीं होगा। हाँ, बहुत खुश है क्लास नहीं होगा। क्यों, 2 क्लास करके इतना थक जाते हो तुम लोग? अच्छा, इसको किया कि नहीं, करना है कि नहीं? मुझे करना चाहिए या नहीं, ये बता दो। करूँ, ना करूँ? सबका हो गया? मतलब करूँ या ना करूँ? ना, नो। कोई ने इसको कुछ नहीं करना। 64 के होल पावर मतलब ये 64 के पावर में 64 × 64 आ जाएगा। अब 64 को 63 + 1 लिख सकते हो।
तो सारे 63 वाला टर्म तो तुम्हारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और बस रिमाइंडर यहाँ पे 63 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 टाइप का आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, मंडे से तुम लोगों का हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ, तो क्लास नहीं होगा मंडे से। फिर क्या ये सबका, अमृतसर वाले ये क्वेश्चन लिख लो, ये रिकॉल था कल का। इंटीजर क्या बोल रहे हो? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले थे, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो फर्स्टली ये जो दोनों टर्म मैंने बोला, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, इंटीग्रल मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या, -5 -4 या फिर 1 2 3 4 इस टाइप का, मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा, है ना। फ्रैक्शन नहीं रहेगा मतलब रैशनल नहीं रहेगा, इरेशनल नहीं रहेगा। और फ्रैक्शनल मतलब जो p/q टाइप का देखने में होगा। अब ये इंटीग्रल जो है ये तो इंटीजर है। अब यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, अगर कोई भी, मैम आज लास्ट क्लास है क्या? हाँ, दिसंबर के लिए बस लास्ट है, बट फिर बूट कैंप अगर दिसंबर खत्म होने के बाद से क्लास स्टार्ट होगा, फिर बूट कैंप होगा बीच में। तो इंटीजर, अब एक बात बताओ, अगर तुम 5 to the power 2 करोगे तो ये क्या आएगा, इंटीजर आएगा ना, 25 इंटीजर होगा। इंटीजर के पावर में अगर इंटीजर हुआ तो ये क्या होगा, इंटीजर के पावर में इंटीजर है तो ये हमें इंटीजर मिलेगा। अब मान लो 5 के पावर में मैंने इंटीजर नहीं हाफ रख दिया, इसका मतलब क्या है, √5। √5 क्या है, इरेशनल है। दैट मीन्स अगर इंटीजर के पावर में कोई फ्रैक्शन आया, अभी कैंप का कोई बात नहीं होगा, अभी क्लास होगा। इंटीजर के पावर में अगर कुछ फ्रैक्शन आया मतलब वो हमें और इंटीजर नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, और अगर बोलोगे कि फ्रैक्शन के पावर में इंटीजर रहा तो ये केस हमें जरूरत नहीं है, हमें बस ये दो केस याद रखना है कि इंटीजर के पावर में इंटीजर होने से ही इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर के पावर में फ्रैक्शन मिलने से हमें इरेशनल मिलेगा। और फ्रैक्शन के पावर में इंटीजर हुआ तो मान लो 5/2 के पावर में 4 है, तो ये भी हमारा क्या, फ्रैक्शन आ जाएगा, आएगा ना। अब एक बात बताओ, इरेशनल इंटू रैशनल क्या होता है, इरेशनल इंटू रैशनल हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलता है। ये सारे चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार रिकैप करवा दिया क्योंकि हमें जरूरत है इसका। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे कि देखो, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 4 to the power 2022 डिवाइडेड बाय 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है मतलब क्या है, अगर तुम ये 4 to the power 2020, ये क्या है, इंटीजर के पावर में इंटीजर है, तो ये तो हमें इंटीजर मिलेगा। बट इंटीजर को तुम क्या कर रहे हो, 15 से डिवाइड कर रहे हो, 15 से डिवाइड करने से हो सकता है वो 15 से डिविजिबल ना हो। दैट मीन्स कुछ तो रिमाइंडर रहना का चांस है, यहाँ पे रिमाइंडर रहने का चांस है, या फिर कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है, मान लो 4.5 नंबर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है, ये जो 0.5 मिल रहा है, इंटीजर को छोड़ के जितना बच रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ अगर ये तो इंटीजर है, जैसे कि ये इंटीजर 15 से डिवाइड करेंगे वो फ्रैक्शनल में आएगा कुछ, तो हमें वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा वो निकालना है।
अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 to the power 2022 है, इसको मैं 4 के पावर में 2 और 1011 लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। अब 4 स्क्वायर मतलब क्या है, 16, 16 के पावर में 1011 आ जाएगा। अब मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ, 1 + 15 लिख सकती हूँ कि नहीं। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 1011 C0 × 1 +1011 C1 × 15 +NC2 × 15 का स्क्वायर। ऐसा करते करते ये कितना तक जाएगा, 100 C1 15 के पावर में 10 11, है ना। अब देख सकते हो यहाँ का जो सारे पार्ट है, इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव अस इंटीजर ओनली, क्योंकि सारे टर्म तो 15 से डिविजिबल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना, दैट मीन्स अब जब तुम 2022 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम 15 इंटू लैम्डा था ना, तो ये बस लैम्डा रहेगा, लैम्डा क्या है, इंटीजर है। तो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट कितना बच जाएगा, ये वाला हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब रिमाइंडर की तरह ही है ये। ठीक है, तो रिमाइंडर के जैसे ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना समझ आ गया क्या करना है। पहले ऊपर वाले को ब्रेक करो, फिर नीचे जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके देखो, जो इंटीजर मिल रहा है उसके अलावा कितना पॉइंट मिल रहा है, तो 1/15 हो जाएगा। ये क्लियर है सबका, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है बट इम्पोर्टेंट है। कुछ बोलो, बोलो बोलो, क्या हो गया, तलवार। हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, नोट कर लिया सबने, क्या एल्डीज बॉयज ये सब इमोजी नहीं, अभी मैथ्स करो। चलो, तो ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम अगर मैंने तुम्हें दिया, कहाँ गया ये वाला, तब कर सकते हो। इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, 31 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हिंट देती हूँ, 2 to the power 78 को क्या लिखना है, 2³ इंटू 2 to the power 75 लिख सकती हूँ मैं। अब ये 2³ मतलब 8, और 2 to the power 75 को मैं 2 to the power 5 होल टू द पावर 15 लिख सकती हूँ। तो 8 इंटू 2 to the power 5 मतलब 32, 32 के पावर में 15, तो ये क्या, 32 के मैं 1 + 31 लिख रही हूँ। तो अब तुम्हें इसको ये करना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बता सकते हो, पहले की तरह क्या आ जाएगा आंसर, बोलो बोलो, अरे एमटीएस ले लीजिए, आंसर बोलो, इमोजी नहीं देना। ये सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, ये कर ही सकते हो। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर जल्दी, कहाँ गए। आंसर आंसर बताओ, कर भी रहे हो या नहीं, ऑप्शन दी हूँ।
ऑप्शन डी तो आएगा, बाकी का बाकी हो डी। ओके, तो ये आई थिंक सबका हो ही रहा है, आप कर सकते हो ऐसा। तो हमारा जो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है वो है ये, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। एक्सपेंशन क्या है, ये है 5⁴ के होल पावर में 680 है। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स मतलब क्या है कि इसको जो एक्सपेंड करोगे वहां पे इंटीजर वाला टर्म कितना मिलेगा। पहली बात तो है यहाँ पे पावर में क्या है, n इज इक्वल्स टू 680 है, तो टोटल टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा इसके एक्सपेंशन में, क्या होता है n+1, दैट मीन्स 681 टोटल टर्म्स आएगा। अब तुम्हें बताना है कि ये 681 टर्म्स में से इंटीजर क्या क्या है। नाइनटी देखते हैं, अरे एमटीएस एलडीएच को तो सब आता है। चलो करे, क्वेश्चन लिख लिया सबने। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि इंटीजर क्या क्या आएगा। अब इसको हम करेंगे कैसे, इसका एक प्रॉपर टेक्निक है। पहले क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, इसका जनरल टर्म क्या होगा, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा, होता है एनसीआर होता है ना, एनसीआर इंटू ए के पावर में, यहाँ पे ए मतलब 3⁻½ है, इसके पावर में 680 माइनस आर, और बी मतलब 5 पावर में 1/4, इसके पावर में आर आएगा। क्या आएगा ना गाइज, वो भी आप छुट्टी, मंडे से छुट्टी है इसलिए क्या ज्यादा खुश होके क्या पढ़ाई लिखाई अभी से छोड़ दिया क्या। तो अब क्या करना है, आर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पावर में ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हमारा करके ये आएगा। अब ये जो जनरल टर्म आया, हमें क्या चाहिए कि ये जो टर्म आ रहा है इसको इंटीजर होना चाहिए। अब इसको इंटीजर होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हमारा ऑलवेज इंटीजर होता है, एनसीआर तो हमारा ऑलवेज इंटीजर है, तो इसको लेकर तो कोई डाउट नहीं है। बट ये जो 3 के पावर में है, अगर मैंने क्या बोला था, इंटीजर के पावर में अगर फ्रैक्शन आ गया तो वो इरेशनल हो जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो ये इंटीजर ना होने का चांस है, और यहाँ का भी जो पावर है, अगर ये पावर इंटीजर नहीं हुआ तो फिर ये हमें इरेशनल देगा। तो इंटीजर टर्म्स के लिए हमें क्या चाहिए, इसको, ये जो पावर में है इसको भी इंटीजर होना चाहिए, और ये जो पावर में है इसको भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो 3 के पावर में फ्रैक्शन मतलब इरेशनल, 5 के पावर में फ्रैक्शन मतलब इरेशनल। अब ये जो 680 माइनस r/2 मैंने क्या बोला, इसको होना चाहिए इंटीजर, और ये जो r/4 इसको भी होना चाहिए इंटीजर, है ना। अब मान लो कि r क्या है, r तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके 680 तक जाएगा ना, ये तो r का रेंज है, 0 1 ऐसा करके 680 तक जाएगा। अब मान लो कि r का कुछ वैल्यू के लिए ये तो इंटीजर है, r का कौन कौन सा वैल्यू के लिए इंटीजर होगा, अगर r तुम्हारा 4 का मल्टीपल हो गया तो r तो r/4 इंटीजर होगा। तो यहाँ पे r क्या होगा, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे करके कितना तक हो सकता है, r 680 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 680 के नियर बाय कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 680 ही जो है ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल है ना, है ना। 680 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड हो जाएगा 170 से, तो
680 तक ये जाएगा। अब r का ये कुछ वैल्यू के लिए r/4 इंटीजर तो हो रहा है, बट क्या r का ये सारे वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर होगा? समझ आ रहा है? इतना क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझो और मुझे बता दो कि समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट समझने की चीज है। क्या r का ये सारे वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर होगा? मान लो ये तुम्हारा, मान लो r/4 इंटीजर है, तो तुम्हारा ये जो पूरा टर्म इंटीजर बन गया, ये तो तुम्हारा इंटीजर बन गया। बट तुम्हारा ये तभी भी इंटीजर अगर नहीं बना तो होल टर्म तुम्हारा इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि एक अगर रैशनल आ गया तो रैशनल इंटू इंटीजर रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा। सारे टर्म को साइमल्टेनियसली इंटीजर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बताओ, ये r का जो वैल्यू आया है यहाँ पे, इसका कौन कौन से वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर होगा वो तुम्हें देखना है। तो r इज इक्वल्स टू 0, 4, 8 ये सारे वैल्यू के लिए ये टर्म भी इंटीजर होगा? बोलो। अगर r 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी माइनस करो तो वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 680 माइनस r यहाँ पे क्या था, 4k, 4k डिवाइडेड बाय 2, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। दिस विल गिव अस इंटीजर, दैट मीन्स r का ये सारे वैल्यू के लिए हमें ये भी इंटीजर मिलेगा, मिलेगा ना। तो हमें ऐसा r का कितना वैल्यू मिल रहा है, 4, 8, इसके बाद क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू 0, 4, 8, 12 ऐसा करके 680 तक मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना टर्म है, 4 इंटू 1, ये 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 3, ये क्या है 4 इंटू 170। दैट मीन्स कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना टर्म्स है, 171 वैल्यू के लिए हमें इंटीजर मिल रहा है। तो कितना इंटीग्रल टर्म्स होगा, कितना इंटीग्रल टर्म्स होगा, 171। 90 तो नहीं आया बेटा। तो 170 टर्म तक, 171 टर्म के लिए हमें इंटीजर मिल जाएगा। तुम्हें देखना है कि r का कितना वैल्यू मिल रहा है, ऐसा दोनों मिला के, दोनों का एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो r मिलेगा, यहाँ पे जो r मिलेगा, जो इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन r का वैल्यू है, जो r के वैल्यू के लिए ये दोनों ही जो पावर में जो भी है, r के जो वैल्यू के लिए दोनों ही साइमल्टेनियसली इंटीजर होगा, हमें वो वैल्यू लेना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो बता दो अभी, किसी को कोई डाउट है तो। स्टेप 1 में ये करना, ये हो जाएगा स्टेप 2, जो हमने पावर को इंटीजर में लिया, और फिर तुम्हें r का कौन कितना वैल्यू है काउंट कर लो। यहाँ पे 1, 2, 3 करके 170, और यहाँ पे 0 था तो 171 टर्म्स इंटीग्रल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला इरेशनल टर्म्स कितना है, ये तो सारे इंटीजर वाला टर्म्स है, इरेशनल टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल जितना टर्म था उससे तुम इंटीजर वाला टर्म निकाल दो तो उतना बचेगा। ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, कभी कभी देते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो तुम्हें करना सेम चीज है, पहले तुम्हें इंटीग्रल टर्म्स ही निकालना है। अगर इंटीग्रल टर्म्स ही चाहिए तो एक डायरेक्टली लिख दो, और इरेशनल टर्म्स मतलब टोटल टर्म्स से इंटीग्रल टर्म्स को माइनस करना है। ठीक है? कुछ बोलो। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, पूछो। अच्छा, मोहाली का तो हो गया, बाकी सब एक बार बोल दो कि क्या हाल है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अब करना करना आना चाहिए। पहले जनरल टर्म निकालो, पावर को कैलकुलेट करो। अब क्या करना चाहिए, ये दोनों ही पावर हमें इंटीजर चाहिए, तो r का कौन कौन सा वैल्यू के लिए दोनों ही इंटीजर होगा, हमें वो फाइंड करना है।
कितना आर का वैल्यू मिलेगा जहाँ पे दोनों पावर के इंटीजर होगा। क्या एलडीएच बॉयज दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं? चलो, हो गया वो। तो सिमिलरली ये प्रॉब्लम कर सकते हो। इसका आंसर बताओ सब कमेंट पे। अगर पहला वाला समझ आया तो ये भी करना चाहिए अब। तो ये अब जल्दी से स्टार्ट कर दो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे 5 के पावर में हाफ है, 7 के पावर में 1/8 है, टोटल होल टू द पावर 1016 है। और ये जेई मेन 2025 का ही क्वेश्चन है, देख सकते हो हर साल इस टाइप का आता है। मैम आंसर इज 1.8। बाकियों का मुझे याद नहीं है, करके देखना पड़ेगा। बाकियों का क्या हाल है? करो सब जल्दी करो। क्या ये मुझे करवाना चाहिए? अब तो कर सकते हो ना खुद से ये। पहले जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका? 1 CR 5 के पावर में ये, और 7 to the power 1/8 के पावर में R। तो यहाँ से आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। अच्छा, देखते हैं। CR तो 5 के पावर में हो जाएगा 1016 - R/2, और 7 के पावर में R/8। तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। R/8 को इंटीजर होने के लिए क्या होना होगा? R शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। मतलब R तुम्हारा 0, 8, 16 ऐसा कर करके कितना तक जाएगा? यहाँ पे R तुम्हारा 0, 1, 2, 10, 16 तक है। तो क्या 1016 के पहले 8 से डिविजिबल क्या होगा? तो यही होगा, 1016 ही होगा डिविजिबल। तो क्या R के सारे वैल्यू के लिए 1016 - R/2 इंटीजर होगा? हाँ, सारे वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना टर्म है? ये 8 है, ये 8 × 2 है, और ये है 8 × 127। तो दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारा 128 टर्म्स है। हाँ, इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 120। करेक्ट, वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं हुआ था देख लिया, सेम हुए। क्या क्या बोलो, कर भी रहे हो या नहीं? बाकी कहाँ गए? तो बड़ा सा ग्रुप एमडीएच गर्ल्स, एलडीएच गर्ल्स, और क्या क्या है? अमृतसर वाले कहाँ हैं? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाऊं? तो अच्छा, अब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है? अगर मान लो तुम जब x+5 होल टू द पावर n को एक्सपैंड करते थे, क्या मिलता था तुम्हें? nc0 x के पावर में n, फिर nc1 x के पावर में n-1 y के पावर में 1, फिर nc2 x के पावर में n-2 y के पावर में 2। तो ऐसा करके ये कितना तक जाता था? ncn x के पावर में 0 और y के पावर में n। यहाँ पे ये जो nc0, nc1, nc2, इसको हम क्या बोलते थे?
इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। बस एनसीआर टाइप का जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब मैंने अगर तुम्हें पूछ लिया कोई भी एन के लिए NC0 प्लस NC1 प्लस ऐसा करके बस बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम करोगे तो क्या आएगा? इसका वैल्यू अगर मैंने पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो इसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसमें हम क्या करेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसा करके हम NCn तक का वैल्यू निकालेंगे। ये हमें चाहिए क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू जो मिला था, यहाँ पे एक बार देखो तो अगर तुम x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 बोथ साइड में पुट कर दोगे तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर n, दैट मीन्स 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? बस NC0 प्लस NC1 ऐसा करके प्लस NCn तक बचेगा, बस इतना ही बचेगा ना। तो ये सम का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसा बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0 से स्टार्ट होके NCn तक, ये 2 टू द पावर n होता है। ये कैसे भी इधर का जो था इस पे x और y के जगह पे 1 पुट करके, ठीक है। इतना समझ आया 2 टू द पावर n कैसे हो रहा है? तो ये एक प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। NC यहाँ पे ध्यान रखना, ये NC0 से स्टार्ट होके NC1 से लेके NCn तक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें पूछा कि बोलो कि 10C0 प्लस 10C1 ऐसा करके 10C10 का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो कमेंट पे बोलो। 10C0 प्लस 10C1 ऐसा करके 10C10 तक वैल्यू क्या हो जाएगा? 10C10 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं दे रहा है ना, दे तो रहा है, लग रहा है। अरे बोलो बोलो। क्या 2 के पावर में n होता है ना, तो n मतलब यहाँ पे क्या है? 10 है ना, तो 2 के पावर में 10 लिख दो बस। क्या हो गया सबको? ओके। तो ये 2 के पावर में 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही अब सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट तो आ गया, क्या होता है? n होता है। तो अगर मैंने बोल दिया कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा है कि सम ऑफ द binomial coefficient of an expansion is 64, तो उस expansion में how many terms are there, how many terms are there in that expansion? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो मान लो कि जो एक्सपेंशन है a प्लस टू द पावर n टाइप का है ना। तो a प्लस भी होल टू द पावर n, बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 2 टू द पावर n होगा। तो 2 टू द पावर n का वैल्यू क्या है? 64 है। तो 64 मतलब 2 टू द पावर क्या 6 है। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। तो अगर a प्लस बी होल टू द पावर 6 हुआ तो इसमें इसको एक्सपैंड करके हमें टोटल टर्म कितना मिलेगा? 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7। आ रहा है? क्या कर रहे हो सब? हाँ, ये एमटीएस एलटीएस बस तो बस वो
लैपटॉप का कंप्यूटर के सामने बैठ के ये फिल्टर लगा रहे और ये सब कर रहे हो। मैथ्स कर रहे हो कि नहीं? क्या कर रहे हो? ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आया, इसमें जो इवन टर्म्स है उसका सम क्या होगा? इवन टर्म्स मतलब क्या है? ये जो एन सी जीरो प्लस एन सी टू, मतलब यहाँ पे जो एन सी आर, जब आर तुम्हारा इवन होगा तो एन सी टू, फिर एन सी फोर, ऐसे करके अगर एन सी एन तक, एन सी एन अगर तुम्हारा इवन हुआ तो एन सी एन तक, अगर ये एन एन अगर ऑड हुआ तो ये कहाँ तक जाएगा? एन सी फोर करके ये ऑड टर्म्स मतलब एन सी एन माइनस वन पे रुक जाएगा इफ एन इज ऑड, है ना? ये हो जाएगा सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये हम कैसे निकालेंगे? ये जो x प्लस वाई होल टू दावर n इज इक्वल्स टू क्या हुआ था? एन सी जीरो एक्स टू दावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दावर n माइनस वन वाई टू दावर वन, ऐसा करके जो तुमने एन सी एन तक लिखा था उसको फिर से लिख दो। अब x इज इक्वल्स टू वन और y इज इक्वल्स टू वन पुट करके हमें क्या मिला था? टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस ऐसा करके एन सी एन तक टोटल सम मिला था। अब क्या करना है, x की जगह पे वन और y की जगह पे माइनस वन पुट करो, तो इधर क्या हो जाएगा? वन माइनस वन के पावर में n, और एन सी जीरो तो वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन सी वन इंटू और कुछ नहीं, क्योंकि वन के पावर में n माइनस वन है और यहाँ पे माइनस वन के पावर में वन है, तो ऐसा करके ये कितना जाएगा? एन सी एन और माइनस वन होल टू द पावर एन तक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, दैट मीन्स जहां पे ये ऑड टर्म्स आएगा उसके पहले माइनस, और जहां पे ये इवन आएगा उसके पहले प्लस, ऐसा करके जाएगा, है ना? तो ये चलता जाएगा लास्ट तक, ये एन सी एन माइनस वन होल टू द पावर एन होगा एन के हिसाब से। तो यहाँ पे इधर तो है ना। अब ये जो तुम्हें ये इसको एक नंबर नाम दे दो और इसको दो नंबर नाम दे दो। अगर तुमने वन प्लस टू कर दिया तो क्या मिलेगा? ये जो दो इक्वेशन हमें मिला इसको सम करना है, तो इधर क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन प्लस जीरो आ जाएगा। अब इसके साथ इसको ऐड करोगे तो एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो क्या हो जाएगा? टू एन सी जीरो आएगा। एन सी वन और यहाँ पे माइनस एन सी वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जो इवन टर्म्स है वो दोनों अपीयर होगा। तो ऐसे करके सारे ऑड टर्म कैंसिल होके तुम्हारे पास बस टू इंटू एन सी एन या फिर एन सी एन माइनस वन रहेगा। इन दोनों में एन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, बस इवन टर्म्स बचा रहेगा यहाँ पे। समझ आया? तो सम ऑफ द इवन टर्म्स क्या हो जाएगा? एन सी जीरो प्लस एन सी टू, ऐसे करके बस एन सी एन या फिर एन सी एन माइनस वन जो तुम्हारा रहेगा यहाँ पे लास्ट तक, वो क्या हो जाएगा? ये टू टू द पावर एन और सबसे एक टू कॉमन जाके टू टू द पावर एन बाई टू हो जाएगा, तो टू टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सम ऑफ द इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये समझ आया कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे जो सम ऑफ द बाइनोमियल इवन कंडीशन था, यहाँ पे टू के पावर में n माइनस वन आएगा। सम ऑफ सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम टू टू द पावर n, ओनली इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट लेंगे तो टू टू द पावर n माइनस वन होगा। अब ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट लेंगे, ऑड बाइनोमियल मतलब वही एन सी वन प्लस एन सी थ्री, ऐसा करके एन सी फाइव कर करके लास्ट तक जो जाएगा एन सी एन, अगर इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड हुआ तो ये एन सी एन तक जाएगा, नहीं तो ये एन सी वन करके एन सी थ्री करके क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस वन तक जाएगा इफ एन इज ना। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . . . 。 . . . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
चाहिए ना ऑड टर्म्स, सुनाई दे रहा है? तो इसका सम अब क्या होगा, इसका भी, इसका सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमें एक नंबर और दो नंबर इक्वेशन यहाँ से मिला था 1 और 2, इसको क्या कर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक से दो माइनस कर दो, एक से दो माइनस करके भी तुम देखना इसका जो वैल्यू होगा 2n-1 ही मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू भी 2n-1 होगा। क्या हुआ चंदा में, समझ आया? हम्म, समझ आया सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालना है? ओके, आगे बढ़ो, नोट कर लिया, ये दो तीन प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू द पावर n होता है, सम बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू द पावर n-1 होता है, और सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी 2 टू द पावर n-1 होगा। होगा ना? रिपीट कहाँ रिपीट करूं, सम ऑफ द कौन सा वाला रिपीट करूं, इवन ऑड क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब ये जो NC0 NC1 ऐसा करके जो NCN मिल रहा था, इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अगर मैं बस ये NC0 NC1 NC2 सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेके अगर मैं सम करूंगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसको सबको हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर n, जो हमने कैसे निकाला, ये जो एक्सप्रेशन में x और y के जगह पे 1 पुट करके हमने देखा कि 2 टू द पावर n आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल करने के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि इवन टर्म्स का बस सम करेंगे तो क्या आएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो 2 टू द पावर n जो था उसको मैंने 1 नाम दे दिया, और एक बार क्या किया, इस इक्वेशन में बोथ साइड क्या करना है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 पुट करो, तो तब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का देखने का हो जाएगा, और इधर 1 माइनस, नहीं मैं कैंप में नहीं आ रही हूँ बठिंडा आऊंगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे बठिंडा वाले है क्या, मैं कैंप नहीं आ रही हूँ, लुधियाना तो नहीं आ रही हूँ, आई विल गो टू बठिंडा। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 पुट करके कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिला। अब इवन सम ऑफ द इवन टर्म्स नहीं पता मुझे, ये सब अभी मैथ्स कर लो, अभी बाइनोमियल पता है बस मुझे, तो 1 और 2 को सम कर दोगे तो तुम्हारे पास बस इवन टर्म्स बचेगा, तो उसका सम 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। और एक बार यही एक और दो जो नंबरिंग मैंने किया 1 और 2, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी 2 टू द पावर n-1 ही मिलेगा, मतलब ऑड टर्म्स को भी लेके सम करोगे तो 2 टू द पावर n-1 ही मिलेगा, 2 टू द पावर n-1। ठीक है, ठीक है, इतना तक क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a प्लस b होल टू द पावर n इज 4096, दैट मीन्स ये जो टर्म है इसका सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 4096 है, तो n का वैल्यू यहां से बताओ क्या होगा, यहाँ से बताओ n का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही n का वैल्यू आ जाएगा तो देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, मतलब तुम्हें मिडिल टर्म निकालना है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म विल गिव यू द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ना, तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन जैसे ही n का वैल्यू मिल जाएगा, तुम्हें तो मिडिल टर्म निकालना आता होगा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के लिए, तो वो करना है।
तो यहाँ पे 4096 मतलब तुम्हारा हो जाएगा 2 to the power n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 का स्क्वायर। तो 64 मतलब 2 to the power 6 का स्क्वायर, तो 2 to the power 12। तो दोनों का पावर कंपेयर करके n इज इक्वल्स टू क्या, 12 आ जाएगा। तो जैसा ही n इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा तो मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 होता है ना मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 12c6 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। समझ आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले n का वैल्यू कैसे निकालना है इस प्रॉपर्टी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या तलवारा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं? ऐसा हाथ उठा दो। क्या हाथ नहीं उठा रहे? हाँ उठा दिया। चलो ये बताओ, सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पे क्या बोला है, सीरीज तुम्हारा कुछ ऐसा है 20c9 to 4। अच्छा पता नहीं है, 12c6 है तो 20c0 + 20c1, ऐसा करके तुम्हें कितना तक चाहिए, 20c10 तक चाहिए। इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। बट अभी तक जो प्रॉपर्टी हमने किया वहां पे हमारा प्रॉपर्टी क्या था, ये जो 20c0 20c1 ऐसा करके अगर ये 20c20 तक जाता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 2 के पावर में 20। बट यहाँ हमें 10 तक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो 20c0 + 20c1 इसको 20c10 तक रहने दो। अच्छा 20c10 के पहले क्या आएगा, 20c9 आएगा, है ना। अब 20c10 पर 20c11 ऐसा करके 20c19 + 20c20 आएगा इज इक्वल्स टू 2 to the power 20 आएगा। अब यहां से यहां तक जो टर्म है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाना है। कौन सा प्रॉपर्टी याद है, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन-आर। याद है, एनसीआर इज सेम एज n-r। तो ये 20c0 से लेके 20c10 तक तो रहने दो। अब 20c11 को इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 20c20 - 11 दैट मीन्स 9। उसके बाद 20c जो 12 होगा, 20c12 को क्या लिख सकते हो, 20c8। ऐसा करके 20c19 20c1 हो जाएगा और 20c20 20c0 हो जाएगा, होगा ना ये। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जो 20c9 तक था ये सारे टर्म्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ रहा है, 20c10 अकेले रह रहा है। तो ये तो 2 × 20c0 से लेके 20c9 तक आ गया, प्लस क्या हो गया 20c10 रहेगा इज इक्वल्स टू 2 to the power 20 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 20c0 से लेके 20c10 तक चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो था हमारा एक 20c10, हमारा एक 20c10 ज्यादा हो रहा है तो एक माइनस कर दूंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 20c0 + 20c10 तक 2 इंटू रहेगा, ये वाला इधर जाके +20c10 हो जाएगा। बस ये वाला सम कितना आ जाएगा हमारा, 20c0 करके 20c10 हाफ इंटू 2 to the power 20 + 20c10 आ जाएगा। आएगा, आया सबका? ओके आया बाकियों का? नोट कर लिया सबने?
तो ये प्रॉपर्टी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे काम आ गया। अच्छा, बहुत लोग ये घर जा रहे हो अभी छुट्टी में, तो रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो ये जो अवंती पंजाब वाला एक यूट्यूब में ही चैनल है, अवंती पंजाब नाम करके, ठीक है। वहां पे ना ये सारे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाता है, तो वहां पे ना देखना 11 12 दोनों का ही है, 11 का सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ही तुम देख सकते हो ये सारे रिकॉर्डिंग। तो बैक टू बैक डेट वाइज रखा है, चैप्टर वाइज। वो यूट्यूब चैनल अवंती पंजाब करके है। चलो इतना हो गया। लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा। A denotes the sum of all coefficient in the expansion this, sum of all coefficient of this expansion, और B क्या बोल रहे, sum of all coefficient in the expansion this। तो अब बोलोगे हमें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पता है, 2 to the power n होता है, बट यहाँ पे तो ये बाइनोमियल है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 टर्म है, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कैसे निकालना है। जब भी ऐसा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आएगा तो क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके जो वैल्यू होगा वही सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। बस एक्स नहीं, जितना वेरिएबल रहेगा सबका वैल्यू 1 पुट करके सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो 8 to the power n मिलेगा, और ये b क्या हो जाएगा, इस पे भी x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके 2 to the power n मिल जाएगा। तो अब a और b के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, ये तुम लिख सकते हो 8 मतलब 2 to the power 3 होल टू द पावर n, दैट मींस 2n क्यूब, ये 2 सम ऑफ द कोफिशिएंट कुछ भी होगा, तो जितना सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जब भी बोलेगा, जो जितना वेरिएबल होगा सब में x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके जो वैल्यू होगा वही सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। समझ आ गया तो बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लास खत्म हो गया, आज का एजेंडा हमारा इतना ही था। अच्छे से तुम लोग कैंप करो, कैंप में बहुत कुछ सीखो, जो भी फैकल्टी आएंगे कैंप में, जो भी फैकल्टी आएंगे, मतलब 2 क्लास में होगा, बहुत अच्छे से समझो, डाउट पूछो, बहुत प्रैक्टिस करो। हाँ, चलो बाय।